अच्छा भाई देखिए, अब हम टॉपिक देखने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एंड भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक है, चैप्टर ऐड नहीं होगा, मतलब अब जो टॉपिक शुरू होंगे वो कैपेसिटर्स के शुरू होंगे। क्या होता है कैपेसिटर वो हम देखेंगे अगले लेक्चर से। भाई इसके बारे में हमने एक छोटी सी हिंट पहले भी देखी थी, क्या कि एक ऐसा प्लेन, एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाए। भाई a surface on which potential is same everywhere। भाई हर जगह पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, सब जगह पे वो इक्वल हो जाएगा। भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो जीरो हो जाएगा, वो डाइपोल के केस में हमने जीरो देखा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय जीरो होगा, इक्वल होगा, चाहे जो भी हो वो इक्वल होगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई वो मेरी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये तो हमने बात की एक सिंपल प्लेट की, भाई जरूरी तो ना कि हमेशा एक प्लेट ही हो सकता है कि वो एक स्फीयर हो जाए। अब भाई अगर मैं स्फीयर ले लेता हूं, इसके अंदर चलो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो भाई इस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये भाई सेंटर से आर, तो भाई पॉइंट कोई भी हो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ V = KQ/R। भाई इसका मतलब देखो ये सब पॉइंट पे ये पोटेंशियल आएगा, क्यों? चार्ज सबके लिए सेम है और डिस्टेंस भी सबके लिए सेम है। तो भाई ये जो सरफेस हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अब अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लें, मान लो कि मैंने ये चार्ज लिया था, इसको r रेडियस लिया था, इसके ऊपर एक और स्फीयर लेता हूं जिसके रेडियस 2r ले लेता हूं, तो भाई ये भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। हाँ, इसके लिए पोटेंशियल कम हो जाएगा, जो सेकंड सरफेस है वो बाहर वाली, उसके लिए पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, KQ/2R। तो भाई कॉन्सेंट्रिक सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है अगर उसके सेंटर पे कोई चार्ज हो तो। देखो बच्चा लोग, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कॉन्सेप्ट में किया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है तो चार्ज को जीरो बनाना पड़ेगा, वो लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था। अब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होती है? KQ/R। तो सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो सभी पॉइंट्स पे, इसका मतलब वो क्या रहा है कि एक चार्ज अपने आजू बाजू एक कांस्टेंट स्पेस में, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। सपोज करो कि मैं स्फीयर नहीं बनाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं ये स्फीयर नहीं बनाता हूं, मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज को रख लेता हूं। तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा भाई, ये पोटेंशियल अपने से सेम दूरी पे ऐसे पॉइंट को कलेक्ट करें। हम ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन करेंगे जिसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो स्फीयर ही बन के आएगा ना। ये सरफेस ऐसे है तो एक सरफेस ऐसी भी होगी, पूरा 3D स्ट्रक्चर होगा ना। यहां से r डिस्टेंस सब जगह से वो r डिस्टेंस ही करेगा। तो भाई इसका मतलब एक स्फीयर, एक होलो स्फीयर जो है वो अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर उसके सेंटर पे चार्ज है तो। अगर मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाते जाऊं तो वो भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अच्छा भाई, अब हमने एक प्लेट की बात की थी, अब स्फीयर की बात की है, तो क्या दो ही चीज पॉसिबल है? नहीं, कोई भी शेप हो, जरूरी नहीं है यही हो। चलो ये तो हमने बात की अभी पॉइंट चार्ज की। अब मैं लीनियर चार्ज की बात करता हूं। लीनियर चार्ज, भाई लीनियर चार्ज आपको पता है ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, इसको हम यहाँ पे
एक लाइन है जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भाई इससे r डिस्टेंस, यहां से r डिस्टेंस, यहां से r डिस्टेंस, यहां से r डिस्टेंस, ऐसे करते करते अगर मैं सभी पॉइंट्स का कलेक्शन करूं, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन करूं तो क्या मिलेगा मुझे? एक सिलेंडर मिलेगा, है ना? ये पूरा सिलेंडर है, ये वाटर बोतल जैसे सिलेंडर है। तो यहां से r डिस्टेंस, पीछे से r डिस्टेंस, सब जगह पोटेंशियल सेम होगी ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल kq/r, 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 kq/r। समझ में क्या बोल रहा हूं? अब अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बनाऊं, भाई इसके बाहर एक और बना लेता हूं, चलो अब मैं कैपिटल R ले लेता हूं। तो ये कैपिटल R से भी जो सिलेंडर बनेगा वो भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। एक चीज है कि भाई पोटेंशियल कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा, एग्री। हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग विद इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो भाई ये इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, ये हमने देखा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन इस पूरी सरफेस पे इक्वल होगा, इस पूरी सरफेस पे इक्वल होगा। तो ये जितनी भी सरफेसेस हम देख रहे हैं ये सभी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके, तो भाई अब आज का आखिरी टॉपिक और इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी आखिरी टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई इक्विपोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी जो कि अपने आप में इसकी डेफिनेशन है कि भाई द डिफरेंस या द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ every point या for of each point in equipotential surface is always zero। भाई तो सिर्फ डेफिनेशन ही होगी ना एक तरह से। वो क्या कहना चाह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो उसमें कोई भी पॉइंट उठाओ। भाई मान लो कि ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं ये पॉइंट उठाता हूँ, ये पॉइंट उठाता हूँ, इसको VA बोल देता हूँ, इसको VB बोल देता हूँ, तो VA माइनस VB जीरो ही तो होएगा। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम है, और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो फिर उसका डिफरेंस तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट तो बहुत इजी है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। अब दूसरा है भाई, ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग तो भाई हम ये देख रहे थे सेकंड प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन in no work is done by force in moving any charge in equipotential surface। भाई देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चलो मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, चलिए समझते हैं। भाई सपोज करो कि मेरे पास ये सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मैं इसके अंदर एक चार्ज ले लेता हूँ, उसको मुझे A से B तक लेके जाना है, A से B तक। तो भाई हमने क्या देखा था कि अगर मैं A से B तक जा रहा हूं तो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन देखना पड़ेगा, ठीक है, और ये मुझे क्या देगा,
VB माइनस VA। अगर मैं A से B तक जा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस B और A का। भाई लेकिन हमको पता है कि ये तो जीरो है ना, हमने देखा ही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो भाई इसकी फॉर्मूला क्या हुआ करती थी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, ये हो जाएगा जीरो। अब अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो? इसको यहां से यहां लेके जाना है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कोई वर्क डन लगेगा ही नहीं, कोई वर्क डन लगेगा ही नहीं। मतलब अब मुझे एक चीज पता है बेटा लोग कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वर्क डन के ऑपोजिट होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट व्हिच इज जीरो। सो भाई यहां पे ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके कारण चार्ज पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। कोई भी वर्क डन नहीं होगा का मतलब है कि ये जो चार्ज है वो इस सरफेस पे अपने आप मूव करेगा। उसको मूव कराने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मूव करेगा। समझ आ रहा है? चलो मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल फील्ड या तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई ये चीज ध्यान रखना, इसको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम भी एक क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर होगी। भाई हमने पहले भी देखा था ना कि अगर एक ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। हम जानते हैं कि अगर मुझे कर्व्ड पाथ को, कर्व्ड सरफेस को परपेंडिकुलर बनाना है तो मुझे, अब भाई अगर मान लो कि मैं वो लीनियर चार्ज ले लेता हूं और उस समय हमने सिलेंडर देखा था इक्विपोटेंशियल, तो भाई देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन उसको भी तो परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? भाई अगर मैं एक सिंपल प्लेट लेता हूं, अगर ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो या तो ऊपर की तरफ होगी या तो नीचे की तरफ। ऊपर भी परपेंडिकुलर, नीचे भी परपेंडिकुलर। तो ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। समझ आ रहा है भाई? चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रॉ an equipotential surface for the given uniform electrical field। आपको क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखा है और कहा जा रहा है कि इस पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। सो हमने क्या देखा कि सरफेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। भाई ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है तो सरफेस कुछ ऐसी होगी, आप देख रहे हो, समझ रहे हो? ये मेरी सरफेस है, ये ऐसे हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये सरफेस। इसका मतलब आपकी सरफेस कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब इसको आप यहां लिखो कि यहां करो, यहां करो कि यहां करो, ठीक है, आगे पीछे हो सकती है, बट ये जितने भी सरफेस आएगी वो सारी की सारी इसको परपेंडिकुलर होगी, सारी की सारी ये हम बोलेंगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ आ रहा है भाई? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर बेटा? आगे बढ़ूं? ओके, फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी,
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस can never intersect with each other। भाई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर। ऐसा कुछ चीज हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के समय देखा था कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, और रीजन क्या देखा था कि अगर वो टच करेगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन होगी जो पॉसिबल नहीं है। भाई यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। भाई अब मान लो कि एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक है, ये दोनों की दोनों सरफेस इक्विपोटेंशियल है और मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, तो ये सरफेस का इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर होगा। हमको पता है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस और इसको परपेंडिकुलर ये। अब अगर ये इंटरसेक्ट करेगी तो भाई इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर यूं हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ और इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हो जाएगी। क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है एक ही पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। भाई हमने देखा था ना, स्फीयर होवे चाहे वो सिलेंडर होवे, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? यस सर। ओके, तो भाई यहां तक आपकी प्रॉपर्टीज थी। आज का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो इन चारों प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है, उसके बाद आपको छुट्टी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन इज ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। भाई आपको एक डाइपोल दे रखा है, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने पोटेंशियल देखा था, इसके परपेंडिकुलरली पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो हमने उस समय भी बात की थी कि इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा सेंटर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो प्लेन होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। तो भाई एक तो ये हो गया। अब ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। तो भाई हमने आज स्टार्टिंग में देखा कि एक पॉइंट चार्ज अपने से आर दूरी पे हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। सो भाई ये बन गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बन गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मान लो आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा तो रुको, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक तरीका है, ये भी सही है भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन देखी थी। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लस एंड टर्मिनेट्स टू द माइनस। मतलब ये कुछ ऐसी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी भाई आप लोग की, और यहां से ऐसा। ये मैं पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लस क्यू टर्मिनेट्स टू द माइनस क्यू। अब हमने अभी देखा थर्ड प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। तो इसके परपेंडिकुलर जो जो पॉसिबल है सब कर दो। भाई देखो ये लाइन है, ये भी तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर जो हमने देखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर इसको परपेंडिकुलर। तो भाई ये एक स्फीयर, देखो ये सब की सब परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर एक और स्फीयर, एक और स्फीयर है कि नहीं? सिमिलरली यहां से भी स्फीयर, यहां से भी स्फीयर, यहां से भी एक स्फीयर, ये लाइन, ये लाइन,
भाई ये जितना आपको चक्रा दिख रहा है, इसको मेरे को एक्चुअली ऐसे करना चाहिए था, मैंने जल्दी में कंटिन्यूअस लाइन बना दी। भाई तो जितनी भी डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। डॉटेड लाइन जितनी भी दिख रही है, ये सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। भाई समझ आ रहा है? देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हमने वही तो देखा था। अब अगर 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो 90 डिग्री कर लो। या स्टार्टिंग में देखा था कि एक स्फीयर, दो स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर, सेंटर में डाइपोल का देखा था। फिर यहाँ से भी एक स्फीयर, दो स्फीयर, उससे बड़ा स्फीयर। तो वो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से करना है तो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट से कर लो, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट से करना है तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट से कर लो। सो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इस टाइप से आएगा। यहाँ पे स्फीयर और ये बीच में आके ये स्फीयर जो है वो एक स्ट्रेट प्लेन बन के रह जाएगा। बीच में क्या होगा? एक स्ट्रेट प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो भाई आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके नोट्स, इसके वीडियोस आपको बहुत ही जल्द एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे।